हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईआईबीएफ के सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का कंप्लीट कोर्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि जो फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएंगे चैनल पर कोर्सेज से रिलेटेड, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज इस लेक्चर में हम सीसीपी के क्रेडिट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का मॉड्यूल ए पढ़ रहे हैं, जिसका कि चैप्टर 4 है क्रेडिट डिलीवरी। वो आज हम करने वाले हैं। क्रेडिट डिलीवरी का एक वीडियो पहले रिलीज़ हो चुका है, जिसमें कि हमने जो दो मेथड हैं क्रेडिट डिलीवरी की, सोल बैंकिंग सिस्टम और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके पहले के 3 चैप्टर्स के भी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और वीडियो के एंड में आपको इसकी सीसीपी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या आप चैनल की पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं क्रेडिट डिलीवरी की, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करना और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कंसोर्टियम लैंडिंग। इसके पहले जो टाइप्स थे उसमें हमने पढ़ा था, जो क्रेडिट डिलीवरी है उसके 2 टाइप्स पढ़े थे। पहला था सोल बैंकिंग, उसका थोड़ा सा ब्रीफ हम रिवाइज कर लेते। सोल बैंकिंग क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर की जो क्रेडिट डिमांड रहती है, टोटल क्रेडिट डिमांड को किसी एक बैंक द्वारा ही पूरा कर दिया जाता है। मतलब उसकी जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा एक बैंक ही मीट कर देता है, उसको पूरा लोन एक बैंक ही दे देता है, तो उसको सोल बैंकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। और जब ऐसा होता है कि उसकी जो क्रेडिट डिमांड रहती है उसको एक बैंक पूरा नहीं कर पाता है, तो वो जो बोरोवर है या जो क्लाइंट है वो किसी और बैंक से भी अप्रोच करके उस लोन को जब पूरा करता है, तो इस फैसिलिटी में क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा बैंक इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको मल्टीपल बैंकिंग बोलते हैं। इस केस में क्या रहता है, जो आप कस्टमर रहता है वो फ्री रहता है, वो किसी भी बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकता है और इसमें बैंक के बीच में कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब आपसी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैं बैंक्स का उस दूसरे बैंकर से कोई लेना देना नहीं होता इस केस में। तो ये 2 टाइप ऑफ मेथड हमने पहले पढ़े थे क्रेडिट डिलीवरी के। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसोर्टियम लैंडिंग। तो फ्रेंड, कंसोर्टियम लैंडिंग में क्या होता है कि जब कस्टमर की बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिमांड रहती है, बहुत लार्ज क्रेडिट का केस रहता है, तो इसमें जो उसकी एंटायर क्रेडिट डिमांड रहती है उसको कोई बैंक पर्टिकुलर एक बैंक पूरा नहीं कर पाता है, तो ग्रुप ऑफ बैंक्स मिलके उसको फाइनेंसिंग करते हैं। तो इस जो फाइनेंसिंग के केस में जो बैंक्स का ग्रुप बनता है, वो उस जो फाइनेंसिंग के लिए ग्रुप बनाते हैं या जो फॉर्मेशन उनका होता है सभी बैंक्स के ग्रुप का, उसको क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम बोलते हैं। तो कंसोर्टियम क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करती है, प्रमोट करती है कलेक्टिव लैंडिंग को। तो कलेक्टिव लैंडिंग मतलब सभी मिलके एक साथ कलेक्टिव एप्लीकेशन के थ्रू बैंक क्या कर रहे हैं, उसको लोन फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कंसोर्टियम बोलते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि लोन प्रपोजल बहुत बड़ा होने के कारण और इसमें नंबर ऑफ बैंक्स इन्वॉल्व होने के कारण जो रिस्क रहता है वो कैसा हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि सभी उसमें सभी बैंकर्स मतलब ज़्यादातर बैंक उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्रेडिट भी क्या रहता है कि सबका उसमें परसेंटेज रहता है, शेयर रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो रिस्क रहता है उस अप्रेजल में वो स्प्रेड हो जाता है, और जो क्वालिटी ऑफ अप्रेजल रहती है वो भी बेटर होती है इस केस में। तो बैंक जो स्मॉलर बैंक्स रहते हैं उनके पास क्या रहता है कि वो अपनी जो कैपिटल है उसके ही कुछ परसेंटेज तक फाइनेंस कर पाते हैं, लेकिन और ऐसे बड़े केस में वो एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन वो जॉइंट कंसोर्टियम को ज्वाइन करके इस तरह के प्रपोजल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने जो है प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बोरोवर के लिए भी ये रहता है कि उसकी जो क्रेडिट डिमांड रहती है, रिक्वायरमेंट, वो भी कंप्लीट हो जाती है, भले वो एक बैंक से ना होके इसमें कई तरह के बैंक्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो उसकी क्रेडिट डिमांड है वो कंप्लीट हो जाती है। और बैंक्स के पास इसमें फ्रीडम रहती है कि वो अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, मतलब कंसोर्टियम को ही लेके चलें कि ग्रुप जो है उसमें उनके पास फ्रीडम रहती है कि वो कंसोर्टियम अरेंजमेंट के लिए खुद के अपने रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। करंट प्रैक्टिस में क्या है कि जो कंसोर्टियम में बनता है तो उसमें एक बैंक क्या रहता है, कंसोर्टियम लीडर की तरह वर्क करता है, जो क्या करता है, कंसोर्टियम्स की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है, जो भी मेंबर हैं उस कंसोर्टियम के उनसे उस प्रोजेक्ट के लिए या जो अप्रेजल है उसके लिए
बात डिस्कशन करता है, या जो भी वर्किंग कैपिटल फाइनलाइज करनी है बोरोवर को, जो भी और क्रेडिट फैसिलिटी देनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहेगा, इंस्पेक्शन कैसा होगा, या और भी कोई भी जो भी मेन कंसर्न होंगे, वो सारी चीज़ों पे जो लीडर है वो डिस्कशन करता है जो मेंबर्स होंगे उसमें कंसोर्टियम में उनसे। तो कंसोर्टियम क्या होता है, एक कंसोर्टियम लीडर रहेगा जो कि इन सारी चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेता है। और जो ऑपरेटिव अकाउंट है वो भी किसके साथ मेंटेन किया जाता है, कंसोर्टियम के लीडर बैंक के साथ किया जाता है। और इसमें चाहे तो एक से ज़्यादा बैंक भी रख सकते हैं। और ये जनरली क्या होगा, कंसोर्टियम का जो रहता है शेयर वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जिसका शेयर होगा वो बैंक के पास ही अकाउंट ऑपरेट करने की किया जा सकता है, ऐसा अगर कंसोर्टियम डिसाइड करता है तब। तो कंसोर्टियम लैंडिंग की कुछ गाइडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, इसमें फ्रेंड्स हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट कुछ नहीं करना। तो जो कंसोर्टियम है वो कोई ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी टर्म नहीं है, ये बैंक्स पर डिपेंड करता है कि वो कंसोर्टियम का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, इसलिए कोई ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी टर्म नहीं है। और बैंक जो है वो अपने खुद के रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, अगर वो कंसोर्टियम लैंडिंग करना चाहते हैं तो वो इसके लिए फ्री रहते हैं, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था। और कोई भी बैंक जब कंसोर्टियम वो करते हैं, कंसोर्टियम बनाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 होंगे। पार्टिसिपेटिंग बैंक मतलब उस कंसोर्टियम में जो जो बैंक इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिन जिन बैंक मिलके लोन दे रहे हैं, वो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इसमें 10 हो सकते हैं, अगर जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल है वो 100 करोड़ तक की है। 100 करोड़ तक की आप अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट बोरोवर को दे रहे हैं, तो इस केस में मैक्सिमम 10 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हो सकते हैं। और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल देनी है तो मैक्सिमम 15 इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हो सकते हैं। और जो हर बैंक रहेगा उसका जो मिनिमम शेयर कितना होगा, 5% होगा, या फिर 5 करोड़ होगा, मिनिमम है ये अमाउंट। इनमें से जो भी उस टाइम पे ज़्यादा होगा, अगर 5% शेयर्स की वैल्यू मतलब 5% शेयर जो है फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट में वो ज़्यादा है तो वो उतना उनको मिनिमम शेयर देना पड़ेगा, या 5 करोड़ की अमाउंट ज़्यादा है तो वो उनका मिनिमम शेयर रहेगा। तो ये इसमें हर एक बैंक का मिनिमम शेयर डिफाइन रहता है। लेकिन जो कंसोर्टियम बैंक रहता है या जो कंसोर्टियम लीडर रहता है उसके पास ये पावर रहती है कि वो अगर कोई बैंक मेंबर ऐसा है जो कि उस 5% से लेस में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो उसको परमिट कर सकता है। ये कंसोर्टियम लीडर पे डिपेंड करता है, अगर वो किसी को 5% शेयर होल्डिंग से कम में भी अलाउ करता है तो कोई भी बैंक फिर ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई नया बैंक जो है मतलब ऑलरेडी कंसोर्टियम बना हुआ है और कोई नया बैंक जो है वो एग्जिस्टिंग कंसोर्टियम में जुड़ना चाहता है, वो कब, जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है वो उस लोन को आगे नहीं करना चाहता है या वो किसी कारण से नहीं कर पा रहा है। अगर आपने जैसे कोई लोन दे रखा है, आपने सीसी लिमिट दे रखा है 50 करोड़ का, 50 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, सपोज़ आपने 15 करोड़ का सीसी लिमिट दे रखा है और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं अपने उस लोन को, जब आप इन्हांस हो रही है उसकी लिमिट नेक्स्ट ईयर, सपोज उसमें लिमिट इन्हांसमेंट हुआ, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वो उसमें कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी उसकी कंडीशन हो सकती है कि जो उनकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है उससे वो ज़्यादा जा रहा है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे केस में नया मेंबर बैंक भी उसमें इंटर कर सकता है, अगर कोई उस कंसोर्टियम का पार्ट बनना चाहे नया मेंबर, तो उसकी जगह पर नया मेंबर कंसोर्टियम में जुड़ सकता है। लेकिन अगर कोई जो बैंक है वो एग्जिस्टिंग बैंक उससे बाहर हो रहा है तो उसको भी इसकी लीडर की एनओसी की लेनी पड़ेगी। जो इन्हांस्ड शेयर है वो क्या होगा कि मतलब जब भी कोई इन्हांस्ड शेयर किया जाएगा, मतलब जो इन लिमिट में इन्हांसमेंट हुआ तो वो अगर कोई जो मेंबर बैंक हैं उनके द्वारा नहीं लिया जाता है और तो उस जगह पर न्यू बैंक को भी जोड़ के उस इन्हांस लिमिट की जो कंडीशन है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बैंक जो है वो उस कंसोर्टियम को छोड़ना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 2 साल उसमें रहना पड़ेगा, उस 2 साल के पहले और वो उस कंसोर्टियम से आउट नहीं हो सकता। मतलब लास्ट जो आपने लिमिट दी है उसको डिसबर्समेंट किया है कस्टमर को, तब से लेके 2 साल तक आपको कंसोर्टियम का पार्ट रहना पड़ेगा। अगर इस बीच में जो है बोरोवर की लिमिट को इन्हांस किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस इन्हांस लिमिट को एक्सेप्ट करें या उस केस में आप कंसोर्टियम का पार्ट बने रहना चाहें, आप उससे आउट भी हो सकते हैं। लेकिन इसके आउट होने के लिए मिनिमम जो टेन्योर है वो है कि आप 2 साल एटलीस्ट कंसोर्टियम का पार्ट रहें। और अगर जब आप आउट होते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको लीडर से एनओसी लेनी होगी।
अब अगर कोई जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वो जो इन्हांस्ड शेयर लिमिट है उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं या नहीं लेना चाहते हैं या उसको लेने में अनेबल हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो इन्हांस्ड शेयर लिमिट है उसका जो है वो एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं उनमें उसका रियलोकेशन किया जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग मेंबर में से भी कोई उसको नहीं लेना चाहता और कोई न्यू बिलिंग बैंक उसका पार्ट बनना चाहता है, तो जो कंसोर्टियम है वो उसको न्यू बिलिंग बैंक को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है कंसोर्टियम में। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा कि बोरोअर का कंसेंट ज़रूरी है कि कौन उसमें नया मेंबर जुड़ रहा है, कौन सा नया बैंक फाइनेंस करने वाला है। अब अगर जैसे कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है बैंक है जो कि उस कंसोर्टियम से आउट होना चाहता है और उसका जो शेयर है वो कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर बैंक नहीं लेना चाहता या कोई नया बैंक भी उस कंसोर्टियम में नहीं जुड़ना चाहता और वो उसका पार्ट नहीं, मतलब उसकी जो शेयर होल्डिंग है उसको टेक ओवर नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी मेंबर बैंक है जो कि उस कंसोर्टियम से आउट हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो डेब्ट है उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा। मतलब जो उसने लोन दिया है, कितने अमाउंट का दिया है, जो उसका एक्सपोजर है उसको डिस्काउंट पर क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा और इससे वो अपने सारे ड्यूज़ को रिपे करने के बाद उस कंसोर्टियम से बाहर हो सकता है। जब कभी भी क्या हुआ कि बोरोवर को कुछ एडवर्स कंडीशन में या कंटिजेंसी की कंडीशन में या इमरजेंसी की कंडीशन में कोई एडहॉक लोन की रिक्वायरमेंट रही, तो ऐसे केस में जो लीड बैंक रहेगा या जो कंसोर्टियम लीडर रहता है उसके पास पावर होती है कि वो जो एडिशनल एडहॉक लिमिट है वो उसको सैंक्शन कर सकता है ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन में। और लेकिन जब वो ऐसी सैंक्शन करने के बाद जो लीडर बैंक रहता है उसको जो पार्टिसिपेटिंग और बैंक्स रहते हैं उनको भी इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है, एडवाइस करना होता है और ये उनके वही जो शेयर परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो एडहॉक लिमिट है वो भी डिवाइड हो जाती है। अगर जो लीड बैंकर है वो कुछ भी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में जो एडिशनल लोन देना है बोरोवर को वो नहीं दे पा रहा है, मतलब लीड बैंक जो है किसी कंडीशन में वो लोन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है एडिशनल एडहॉक लिमिट, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो अदर मेंबर्स हैं वो उनके को भी फ्रीडम रहती है कि वो ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन में एडहॉक लिमिट सैंक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये वैसे ही चलेगा कि जो पहले लीड बैंक के पास रहेगा, फिर जो हायर सेकंड पार्ट जिसका परसेंटेज रहेगा उस मेंबर को फर्स्ट पावर आती। तो इस तरह से जो इमरजेंसी की कंडीशन है उसमें कोई भी लीड बैंक के बाद लोन दे सकता है, लेकिन इसमें भी लीड बैंक की वो परमिशन की ज़रूरत होती है या लीड बैंक से डिस्कशन की ज़रूरत होती है। और जो भी आप एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं एडिशनल लिमिट उसके लिए आप सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कोई भी लिमिट जो है वो एडिशनल हो रही है उसके लिए आपकी जो सैंक्शंस लिमिट ब्रीच ना हो इसके लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा आपने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लिए हैं उसको आपको पे आपको चार्ज करवाना क्रिएट करवाना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। अगर वो जो फर्म है या जो भी बोरोवर पार्टी है आपकी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज क्रिएट करवाना चाहिए उस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पे। अब जैसे ही ये फाइनलाइज हो गया, लिमिट फाइनलाइज हो जाती हैं, तो ये जो भी लिमिट है ये कंसोर्टियम डॉक्यूमेंट जब बनता है, मतलब जब भी ये यहाँ पर एक टर्म है कि जब भी बैंक इस तरह से कंसोर्टियम लैंडिंग करते हैं तो उनके बीच में एक कंसोर्टियम डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसमें कि सभी मेंबर बैंक्स जो रहते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स वो जो भी कंसोर्टियम्स की टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं उस पर एग्री होते हैं। तो एक तरह से ये उनके बीच का एक कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं कंसोर्टियम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ऐसी उसमें जो भी लिमिट सैंक्शन की जाती वो सारा सैंक्शंस की टर्म्स एंड कंडीशन उसमें डिफाइन होती हैं। तो जब भी आप कस्टमर को एडहॉक या एडिशनल लिमिट देते हैं तो उस केस में ये जो एडहॉक लिमिट है उस कंसोर्टियम डॉक्यूमेंट में इंक्लूड की जानी चाहिए। लेकिन अगर जो बोरोवर है वो प्रीवियस टाइम में डिले कर रहा है, रीपेमेंट उसका सही नहीं है, तो उसको ऐसी कोई एडिशनल एडहॉक लिमिट नहीं दी जानी चाहिए। सॉरी यहाँ पर नो होगा, नो सच एडहॉक लिमिट टू बी कंसीडर्ड है ना, ऐसे केस में कोई एडहॉक लिमिट नहीं दी जाएगी अगर उसका जो डिले या रीपेमेंट है वो डिलेड है, टाइमली रीपेमेंट नहीं वो कर रहा, तो ऐसे केस में उसको कोई एडिशनल एडहॉक नहीं दी जानी चाहिए। जो कंसोर्टियम होता है उसकी मीटिंग कब कब होंगी, तो जो कंसोर्टियम है उसकी मीटिंग किसके द्वारा अटेंड की जाएंगी, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं या ऑफिशियल्स हैं जिनको की डेलीगेशन दी गई है वो इसकी मीटिंग को अटेंड करेंगे। और जो लीड बैंक होगा या कंसोर्टियम लीडर होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट शेयर होल्डर बैंक है वो क्या करेंगे,
इनकी ये जो मीटिंग होगी वो कैसी होगी, क्वार्टरली होगी, और इस मीटिंग में वो बोरोवर की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे और उसको नेक्स्ट क्वार्टर में कितनी लिमिट दी जानी है उसके लिए डिस्कशन करेंगे। तो कंसोर्टियम की मीटिंग जो होगी वो कब होती, कितनी बार होती है, क्वार्टरली मीटिंग होगी। और इसको कौन अटेंड करेंगे, लीड बैंक करेगा, और जो भी दूसरे मेंबर्स बैंक हैं उनके जो भी ऑफिशियल से एग्जीक्यूटिव को जिनको की डेलीगेशन दी गई है वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। अप्रेजल नोट में क्या होता है कि जब भी इसका अप्रेजल नोट बनेगा तो 10 दिन एडवांस में सभी मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट होना चाहिए। और अप्रेजल नोट किसके बेसिस पर प्रिपेयर किया जाएगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे किया जाएगा। अगर सपोज फर्स्ट क्वार्टर में अप्रेजल हो रहा है तो जो इस केस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स की बैलेंस शीट के बेसिस पे किया जाएगा और लास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पे किया जाएगा। प्रीवियस ईयर से मतलब है यहाँ की जैसे सपोज 22 के फर्स्ट क्वार्टर में मीटिंग है या फर्स्ट क्वार्टर में उसकी लिमिट को किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर होगा 20 का क्या रहेगा, उसकी बैलेंस शीट रहेगी, और लास्ट ईयर मतलब 21 एंड का सेल्स परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और अगर सेकंड क्वार्टर में मीटिंग हो रही है, अप्रेजल नोट जो है वो सेकंड क्वार्टर में प्रिपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स क्यों अब 20 का ले रहे हैं, और क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा कि 2000 मतलब 21 वाला जो लास्ट ईयर है उसका ऑडिट नहीं हो पाया होता है या बैलेंस शीट डेटा इतना प्रिपेयर नहीं हो पाता है, तो इसलिए इधर जो डेटा लेटेस्ट अवेलेबल डेटा रहेगा वो 20 का लिया जाएगा और 21 एंड का क्या लिया जाएगा, सेल्स लिया जाएगा। ये एग्जांपल के लिए मैंने 2021 बोला, यहाँ पर कोई भी ईयर हो सकता है जब भी उसका बैलेंस शीट का एनालिसिस होगा या अप्रेजल नोट प्रिपेयर किया जाएगा। तो हमेशा जो भी करंट टाइम चल रहा होता है, करंट ईयर का जो भी फर्स्ट क्वार्टर चल रहा होता है उसके प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट तो मंथ हुआ जिसमें कंप्लीट हुआ और उसके पहले वाला साल। और जब सेकंड क्वार्टर में एनालिसिस होगा या अप्रेजल नोट प्रिपेयर किया जाएगा तो इस टाइम पे क्या होगा कि बैलेंस शीट जो है वो ऑडिट हो चुकी होती हैं इतने टाइम तक, तो इसलिए प्रीवियस ईयर की क्या लेंगे, आपकी ईयर एंड की बैलेंस शीट हो जाएगी और लास्ट ईयर की ऑडिटेड अनऑडिटेड दोनों, अगर ऑडिट हो गया तो ऑडिटेड, नहीं हुआ है तो अनऑडिटेड बैलेंस शीट, तो ये दोनों को एनालाइज किया जाएगा। और अगर थर्ड क्वार्टर में अप्रेजल नोट प्रिपेयर हो रहा है तो तब तक क्या होगा कि जो बैलेंस शीट है आपकी वो सफिशिएंट होती लास्ट ईयर की, तो उसके बेस पर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब अप्रेजल नोट बनाया जाएगा। और अगर फोर्थ क्वार्टर में होती, फोर्थ क्वार्टर तक क्या होता है, ईयर एंड पे आ जाता है, तो यहाँ पर लास्ट ईयर की आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट हो जाएगी और हाफ ईयर तब तक, हाफ ईयर प्लस 1 क्वार्टर हो चुका होता है, तो हाफ ईयर के जो रिजल्ट्स रहते हैं उनको भी ध्यान में देख के आगे की लिमिट सेट की जाती हैं। अब अगर मेंबर्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब लीड बैंक ने कोई डिसीजन लिया या बोरोवर की जो कंडीशंस हैं उनमें कोई सभी चीज़ों को लेके जो कंसोर्टियम मेंबर्स हैं उनमें डिसएग्रीमेंट होता है, तो जो लीड बैंक रहेगा और जो सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डिंग बैंक रहेगा उसको जो है फाइनल डिसीजन वो लेते हैं और उनका जो डिसीजन रहता है वो बाकी के जो मेंबर्स रहेंगे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स उनको मानना होता है, उसको फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट है आपका सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो मेंबर बैंक्स रहते हैं उनको लीड बैंक को क्वार्टरली बेसिस पर जो बोरोवर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है कि उसका जो लिमिट है उसका यूटिलाइजेशन कैसा रहा है, जो उसका अकाउंट है उसका कंडक्ट कैसा रहा है, कोई एडवर्स ऑडिट ऑब्जर्वेशन तो नहीं आया उसके अकाउंट में, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकाउंट का कंडक्ट कैसा रहा है उसको लेके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वार्टरली बेसिस पर लीड बैंक को देनी होती है सभी पार्टिसिपेटिंग मेंबर बैंक्स को। जो इसमें आपने इंस्पेक्शन लिया है उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जो सभी मेंबर्स होंगे वो रोटेशनली इसका वो करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और सब या तो वो लोग चाहें तो जॉइंट मीटिंग्स के थ्रू या जॉइंट इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। और स्टॉक ऑडिट जो है वो कैसा होगा, एनुअली होगा, तो एनुअली ही क्या होगा उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन होगा और स्टॉक ऑडिट भी एनुअली होगा। और ये इसके जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो बोरोवर को बियर करने होंगे, ऐसा जनरली हर लोन केस में होता है कि जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो बोरोवर को बियर करने होते हैं। यहाँ पर भी वही रहेगा कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे इंस्पेक्शन के या ऑडिट के वो बोरोवर बियर करेगा। एसेट क्लासिफिकेशन, अब क्या रहता है कि यहाँ पर जो अकाउंट रहता है, मतलब जो लोन फैसिलिटी दी गई है उसके लिए हर एक बैंक अपना अपना अकाउंट मेंटेन करता है और उनकी अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं। तो अगर कोई बैंक का अकाउंट ख़राब हो जाता है, मतलब बोरोवर जो है 10 बैंक ने सपोज उसको कंसोर्टियम करके लोन दिया है और किसी एक बैंक का जो लोन का रिपेमेंट है या जो उस अकाउंट का ऑपरेशन है वो सही नहीं रहता
जाता है और अकाउंट वो सपोज़ एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, तो हर एक बैंक का अपने रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पर उस अकाउंट का ऑपरेशन रहेगा और उसी के बेस पर ही क्लासिफिकेशन रहेगा। लेकिन अगर अकाउंट किसी भी मेंबर बैंक के पास उस बोरोअर का अकाउंट एनपीए में क्लासिफाइड हो जाता है, तो उस बैंक को क्या होगा कि लीड बैंक को वो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा और अदर बैंक को भी उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर एक बैंक का अकाउंट एनपीए में हुआ है तो इससे दूसरे बैंक्स के अकाउंट को एनपीए नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना इंडिविजुअल लोन अकाउंट है और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो उनके रिकॉर्ड्स ऑफ रिकवरी के बेसिस पर किया जाएगा। अगर बोरोअर ने जो है कंसोर्टियम लोन की है और जितने भी बैंक्स उसमें पार्टिसिपेटिंग हैं उनको छोड़ के वो बोरोअर किसी और बैंक से एडिशनल फैसिलिटी नहीं ले सकता और ना ही कहीं पर भी वो सीडी अकाउंट्स जो है नॉन बैंकर बैंक के साथ खोल सकता है। इसके लिए उसको क्या होगा कि लीड बैंक की परमिशन लेनी होगी। बिना लीड बैंक की जानकारी के उसको इन्फॉर्म किया उसकी परमिशन के बिना बोरोअर जो है वो कहीं से और एडिशनल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं ले सकता है। तो ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो कि कंसोर्टियम फाइनेंसिंग के टाइम पे बोरोवर्स पे और बैंक्स पर अप्लाई होती हैं। अब अगर जो है कि कोई बैंक इसको कंसोर्टियम फाइनेंसिंग करता है या उसको इनकरेज करता है, तो उसको इस केस में क्या होगा कि बोरोवर का एक इंफॉर्मेशन बैकअप जो है वो बिल्डअप करना चाहिए कि जो बोरोवर है वो कहाँ कहाँ से क्रेडिट फैसिलिटी इंजॉय कर रहा है, अगर वो मल्टीपल बैंक या कंसोर्टियम बैंकिंग के केस में होता है तब। तो बोरोवर को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते टाइम बैंक को जो है वो बोरोवर से एक डिक्लेरेशन ऑब्टेन करना चाहिए, जिसमें कि वो बोरोवर ये डिक्लेयर करे कि उसने कहाँ कहाँ से ऑलरेडी क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी हैं और उसका एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए उसमें कि वो सारे बैंक्स की इन्फॉर्मेशन दे जहाँ जहाँ से उसने क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है। साथ ही जो बैंक्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए कि जो बोरोवर है उसके अकाउंट्स का कंडक्ट कैसा रहा है उसकी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और एटलीस्ट ये क्वार्टरली बेसिस पर एक सुइटेबल स्पेसिफाइड फॉर्मेट में इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाना चाहिए। बैंक चाहे तो जो प्रोफेशनल्स रहते हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीए हुए, कंप्यूटर कॉस्ट अकाउंटेंट्स हुए, इनसे जो है कोई रेगुलर सर्टिफिकेशन भी ऑब्टेन करना चाहिए अगर कोई उसके ऐसे केस रहते हैं जहाँ पर कि वेरियस स्टेचुटरी के प्रिस्क्रिप्शन कंप्लाइंस अप्लाई होते हैं। उसके केस में उनको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी प्रोफेशनल है उससे रेगुलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड मतलब लेना चाहिए। साथ में जो है ऐसे केस में बैंक को जो आरबीआई की द्वारा अप्रूव्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं उनकी क्रेडिट रिपोर्ट्स को भी देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ ही जो बैंक्स रहते हैं उनको उनका जो लोन एग्रीमेंट रहता है उसमें एक स्पेशल क्लॉज ऐसा इंक्लूड करना चाहिए कि भविष्य में जब भी वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में कोई रिन्यूअल करते हैं या कोई एक्सटेंशन करते हैं उसमें या एनहांसमेंट करते हैं तो वो उसकी जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी इशू है वो एड्रेस हो सके और जो कस्टमर का अकाउंट का ऑपरेशन कैसा रहा है वो भी सारी चीज़ें जो है वो रिलीज़ हो सकें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े वो ये थे कि जब भी बैंक्स जो है कंसोर्टियम फाइनेंसिंग करते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये था। और उसके अलावा जो पहले वाली चीज़ों में पढ़ा कि कंसोर्टियम अगर लेंडिंग करते हैं तो वो बोरोवर्स पर और जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स या कंसोर्टियम में जो बैंक्स हैं उन पर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, क्या क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, वो हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको उनको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको पूरा कंप्लीट सीसीपी की प्रिपरेशन के लिए पूरा लेक्चर वीडियोस मिलने वाले हैं। और जो भी फ्रेंड्स आपके सीसीपी की तैयारी कर रहे हैं उसके उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स।